गांव से थोड़ी दूर पर एक हवेली थी जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। ऐसा माना जाता है ये हवेली पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का था। बाद में जब उस हवेली का वारिस कोई नहीं बचा, तब सरकार ने उस हवेली को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उसकी नीलामी हुई और एक बहुत बड़े पैसे वाले ने उस हवेली को खरीद लिया और अपने परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक उस हवेली में टिक नहीं पाया और उसकी पूरे परिवार की मौत हो गई। इसी तरह ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग उस हवेली को खरीदकर अपने तरीके से उस हवेली को तोड़कर शानदार होटल बनाना चाहते थे। निर्माण कार्य शुरू भी हो गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और उसमें कई मजदूर की जान चली गई। तब से कई वर्ष होने को है, लेकिन आज भी लोग इस हवेली के पास तक आने से डरते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस हवेली से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है। शाम होने के बाद कोई भी इस हवेली के पास से गुजरता है तो वो जिंदा नहीं बच पाता। इस हवेली को लेकर गांव के लोगों में बहुत खौफ है। एक दिन नाथूराम टैक्सी वाले के पास एक सवारी आती है। वो सवारी बहुत बड़ा सेठ था। उसका सामान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा के लिए इस गांव में रहने आया है। नाथूराम टैक्सी वाला उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और बातें करते हुए गाड़ी चलाने लगता है। साहब जी, आप इस गांव में कहाँ रहने आए हैं? मैं इसी गांव का हूँ। आपको कहीं भी जाना हो तो आप एक बार बता दो, मैं झट से आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन सवारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। क्या बात है साहब जी, मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मुझे पुरानी हवेली जाना है। ये सुनते ही नाथूराम गाड़ी में जोर का ब्रेक लगाता है। क्या बोले? आपको पुरानी हवेली जाना है? हवेली का नाम सुनते ही नाथूराम का चेहरा एकदम उतर गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराने गुनगुनाने वाला चेहरा अब पूरी तरह शांत हो गया था। चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। बिन गर्मी और प्यास के उसका गला सूख रहा था, मानो उसे कोई सदमा लग गया हो। उसके हाथों में जान नहीं मिल रही थी कि वो अच्छे से गाड़ी चला सके। फिर भी अपने आप को संभालते हुए नाथूराम सवारी से पूछा, आपके कहने का मतलब है आप पुरानी हवेली में रहने आए हैं? बिल्कुल सही समझे। आपको किसी ने पुरानी हवेली के बारे में बताया नहीं क्या? आप क्यों उस मौत के घर में जा रहे हैं? मेरी माने तो वहाँ जाना कैंसिल कर दें। साहब जी, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। उस हवेली में भूतों का बसेरा है। मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। और लोगों की तरह तुम भी वही बोल रहे हो। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। मेरा नाम वैभव है। इस हवेली में मेरे पूर्वज काम किया करते थे। वो उन्हीं के मालिक की पुश्तैनी हवेली है। वो लोग वहाँ के वफादार थे। अपनी पूरी उम्र उन्होंने राजघराने को दिया है। पूरी उम्र अपने मालिक की सेवा में लगा दी। मैं बचपन से ही विदेश में पला और बड़ा हुआ, इसलिए अपने अतीत के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मेरे पिता की मौत के बाद मुझे इस हवेली का पता लगा, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। कई टैक्सी वाले को हवेली चलने को कहा, लेकिन कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें बिना कुछ बताए ही चलने को कहा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी आपको अपनी टैक्सी में कभी नहीं बैठाता। मैं तो अब भी आपको मना करूँगा, क्योंकि जो भी वहाँ गया वापस लौट कर नहीं आया। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, बाद में मत बोलना कि किसी ने आगाह नहीं किया। इतना बोलकर हवेली से कुछ दूरी पर ही नाथूराम टैक्सी रोक देता है। टैक्सी क्यों रोक दिया? वो रही हवेली साहब जी। मैं अब इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अब आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं हवेली में रहने आया हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी साफ सफाई करानी है। पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा है, इसलिए अभी तुम हवेली के आसपास किसी होटल में ले चलो। रात को वहीं रुक जाऊंगा और कल से साफ सफाई शुरू करवाऊंगा। शाम होने को था, इसलिए नाथूराम उसे एक होटल में पहुंचा देता है और झटपट सारा सामान उतार कर रख देता है। साहब जी, जल्दी से मेरा भाड़ा दे दो, मुझे घर निकलना है। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेठ उसे पैसे दे देता है और नाथूराम झट से पैसे लेकर शाम होने से पहले अपने घर निकल जाता है। वैभव और उसका पूरा परिवार जिस होटल में ठहरा था, उसके कुछ ही दूरी पर वो हवेली थी। होटल की खिड़की से वो साफ साफ पूरी हवेली दिखाई दे रही थी। तेज हवा, वीरान पड़ी वो हवेली बाहर से ही देखने में डरावनी लग रही थी। वैभव की पत्नी शालिनी एकटक उस हवेली को निहार ही रही थी। तभी वो अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने से डर जाती है। अरे मैं हूँ शालिनी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
कुछ नहीं, बस वो हवेली देख रही थी तो थोड़ा डर गई। ना डरावना दिख रहा है, लेकिन आप कहाँ थे? मैं तो वॉशरूम में था। आओ यहाँ बैठो। लगता है तुमने उस टैक्सी वाले की बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तुम ज्यादा मत सोचो, ये हवेली बहुत सालों से बंद पड़ी है, इसलिए डरावनी दिख रही है। रात ज्यादा हो गई है तो मुन्ना को लेकर सो जाओ, कल से हमें हवेली में काम करवाना है। इतनी बातें समझाकर वो अपनी पत्नी और बच्चे को सुला देता है। अगले दिन वैभव कुछ मजदूर से बात करता है ताकि वो हवेली की साफ सफाई और रेनोवेशन का काम शुरू करवा सके, लेकिन पुरानी हवेली का नाम सुनते ही कोई इस काम के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए वैभव और उसकी पत्नी खुद ही उस हवेली की साफ सफाई में लग जाते हैं। चारों तरफ जाले थे, लेकिन हवेली देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत सारी पुरानी एंटीक चीजें रखी थी, राजा महाराजाओं की पुरानी तस्वीर लगी थी। शालिनी साफ सफाई करके थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो कमरे में आराम करने लगी। उसकी आंख लगने ही वाली थी, तभी एक मरे हुए आदमी की लाश उसके शरीर पर गिर जाती है। ये देखकर शालिनी वहाँ से भागने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ वैभव, बचाओ मुझे। वैभव भागते हुए शालिनी के पास जाता है। क्या हुआ शालिनी, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे ऊपर ग्लास गिरा, खून, बहुत सारा खून है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कमरे में जल्दी चलो। शालिनी घबराते हुए वैभव के साथ कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कमरा जैसे का तैसा था। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सदमे में बस कमरे को निहार रही थी। कमरे में तो कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह घबरा रही हो। मैं सच कह रही हूँ वैभव, मेरी बातों पर भरोसा करो। यही ऊपर से लाश गिरी थी, पूरा बेड खून से भर गया था। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे कपड़ों को देख लो, कुछ खून के छींटे मेरे कपड़ों पर भी पड़े हैं, ये देखो। लेकिन शालिनी जैसे ही अपने कपड़े को देखती है, वहाँ कोई खून नहीं था। ये कैसे हो सकता है? शालिनी शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे कपड़ों पर कोई खून के छींटे नहीं है। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हो सकता है ये तुम्हारे मन का वहम हो या तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। मैं सच बोल रही हूँ ये मेरे मन का कोई वहम नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे गायब हो गया। ठीक है, तुम रोना बंद करो। कोई दिक्कत भी है तो मैं ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैभव वहीं बैठकर शालिनी को सुलाने लगा, लेकिन शालिनी जब भी आंख बंद करती और सोने की कोशिश करती, उसे वो खूनी मंजर याद आ जाता। शाम होने वाली थी, इसलिए रात के खाने का इंतजाम करना था। हवेली का किचन अभी साफ नहीं हो पाया था, इसलिए वहाँ खाना बनाना अभी संभव नहीं था। तभी वैभव शालिनी से बोला, सुनो, मैं सबके लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं आराम करो। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, चलो फिर बाहर ही खाकर आ जाएंगे। शालिनी वैभव के साथ खाना खाने जाने लगती है। तभी शालिनी को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले वैभव के साथ खाना खाने चली जाती है। बाहर जाने के बाद शालिनी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हवेली जाने का समय होता है, उसे फिर से वही भयानक मंजर याद आ जाता है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वैभव उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जैसे ही दोनों खाना खाने के बाद हवेली के गेट पर पहुंचते हैं, अचानक लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। शालिनी पूरी तरह से डर जाती है। डर तो वैभव को भी लग रहा था, लेकिन वो शालिनी को नहीं दिखाना चाहता था। उसे हौसला देकर उसका डर कम करना चाहता था। लाइट भी चली गई, अब हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कमरे तक मोबाइल की लाइट जला लेते हैं। कमरे में जाकर वो मोमबत्ती जलाते हैं। तुम मुन्ने के साथ यहीं बैठो, मैं देखता हूँ मेन स्विच में क्या प्रॉब्लम है। इतना बोलकर वैभव मोबाइल की लाइट जलाकर मेन स्विच देखने चला जाता है। इधर शालिनी अपने बच्चे के साथ कमरे में अकेली होती है। अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत तेज होने लगती है, जैसे उसकी तरफ भागता हुआ कोई आ रहा हो। वो बहुत घबराने लगती है। तभी अचानक कमरे में जल रही मोमबत्ती बुझ जाती है। अब तो वो और ज़्यादा डर जाती है। कौन है? कौन है यहाँ? तभी अचानक हल्की सी मोमबत्ती की लाइट एक बार जलती है, जिसमें एक भूतनी खुले बालों में दिखती है। उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। ये देखकर शालिनी जोर से चिल्लाती है, बचाओ,
जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। इतना बोलते हुए भूतनी जोर से शालिनी का गला दबाने लगती है। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। भूतनी गला दबा ही रही थी तभी लाइट जलने लगती है और वैभव भी वहां आ जाता है। शालिनी वैभव के सामने जोर जोर से रोने लगती है। आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। मुझे बचा लो वैभव, वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? क्या बोल रही हो? भूतनी यहाँ आई थी, मेरा गला दबा रही थी। चलो यहाँ से, मैं अब एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती। हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? तुम शांत हो जाओ, सुबह होने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। वैभव ने किसी तरह समझाकर शालिनी को सुला दिया, लेकिन उसे डर से नींद कहाँ आने वाली थी। फिर से डरी सहमी वो बेड पर सो रही थी। वैभव को भी समझ आ रहा था कि इस घर में कोई बुरा साया तो है जो सबको परेशान कर रहा है। यही सोचकर वैभव उसी रात किसी को फ़ोन करता है। उसके बाद शालिनी के साथ आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो शालिनी और बच्चे को वहां ना पाकर वो घबरा जाता है और इधर उधर पूरी हवेली में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। अचानक उसकी नज़र हवेली के गेट पर पड़ती है। उसने देखा शालिनी बच्चे को गोद में लेकर हवेली से बाहर जा रही थी। वैभव मन में सोचता है, शालिनी मुन्ने को लेकर इतनी रात को कहाँ जा रही होगी? मुझे उसे रोकना होगा, बाहर खतरा है। मैंने कितना समझाया था कि अभी कहीं नहीं जाना, फिर भी बिना बताए पता नहीं कहाँ जा रही है। इतना सोचकर वो शालिनी को आवाज़ देते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। शालिनी, शालिनी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। इतना बोलते हुए वो उसके पीछे पीछे हवेली से कुछ दूर आगे निकल जाता है। अब जब वो औरत वैभव की तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं, वही भूतनी थी। वैभव को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। भूतनी, तो मेरी शालिनी और मेरा बच्चा कहाँ है? वही जहाँ उसे होना चाहिए। वो मरने वाली है, बचा सकता है तो बचा ले। भूतनी की बात सुनकर वैभव घबराया हुआ हवेली के अंदर जाता है तो देखता है उसका बच्चा भूतनी के हाथों में था। शालिनी लगातार अपने बच्चे के लिए उस भूतनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ दो मेरे मुन्ने को, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। वैभव भी अपनी पत्नी के साथ भूतनी से बच्चे को छोड़ने की विनती करने लगता है। और गिड़गिड़ाओ, तड़पो, लेकिन बचेगा कोई नहीं। पहले इस बच्चे को खत्म करूंगी, उसके बाद तुम दोनों को। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इस नन्ही सी जान को मारने पर तुली हो? क्या मिलेगा तुम्हें इसे मारकर? खुशी मिलेगी जैसे उस माली भगत को मिली थी, मेरे बच्चे को मारकर। उसी तरह आज उसके वंश को मारकर मुझे खुशी मिलेगी। कौन हो तुम लोग? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा माली भगत से क्या रिश्ता है? उन्होंने तो पूरी ईमानदारी से इस राजघराने की सेवा की है, वो किसी को कैसे मार सकते हैं? मैं बताता हूँ, मेरा नाम हर्षवर्धन है, इस राजघराने का आखिरी वारिस, और ये मेरी पत्नी हीरावती है। तुम्हारी तरह हमारा भी एक मासूम बच्चा था। माली भगत इस राजघराने की सेवा करता था। हम भी उसे इस परिवार का हिस्सा समझते थे, लेकिन वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसकी हमारे संपत्ति पर बुरी नज़र थी। वो इस हवेली का मालिक बनना चाहता था, इसलिए धोखे से वो हम सबको मारकर इस हवेली का मालिक बन गया। लेकिन मैं किसी को इस हवेली का मालिक नहीं बनने दूंगा। तुम लोग भी इस हवेली का मालिक बनने आए हो, इसलिए तुम सबको मारकर मैं माली भगत के वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, किसी का नमक खाकर इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। मैं इस हवेली का मालिक बनना नहीं चाहता, इसके मालिक हमेशा आप ही रहेंगे। मैं तो बस इस वीरान परी हवेली के रास्ते को हमेशा के लिए खोलना चाहता था, ताकि लोग आए और इस राजघराने के बारे में जाने और देखें
अगर आप भी इस मासूम को मार देंगे तो एक राजा और एक काम करने वाले नौकर में क्या फर्क रह जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये हवेली राजा हर्षवर्धन के नाम रहेगा। मैं इसमें एक म्यूजियम खोलूंगा जिसमें राजघराने की उपलब्धियां और पूरे सदस्य की जीवनी रहेगी, जिसे लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। इतना सुनते ही राजा हर्षवर्धन उस बच्चे को छोड़ देता है। दोनों आत्मा गायब हो जाती है। हवेली एकदम सामान्य लगने लगता है। वैभव उस हवेली को रेनोवेट करवाकर राजा हर्षवर्धन के नाम से एक म्यूजियम खोलता है जहां पूरे राजघराने की जीवनी थी। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। अब हमेशा के लिए हवेली के भूत का आतंक खत्म हो गया।